हेलो फ्रेंड्स। रिटेल इन्वेस्टर्स में ना एक म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हिस्टोरिकली ना नंबर 1 या फिर नंबर 2 रैंक पे हमेशा रहा है, लेकिन दिसंबर 2021 से लेके दिसंबर 2022 तक इस फंड का जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी बुरा रहा। ये पिछले एक साल में इस फंड ने -7% के रिटर्न्स दिए, जबकि इसका बेंचमार्क है उसने +4.26% के रिटर्न्स दिए और एडिशनल बेंचमार्क है उसने भी +5% के रिटर्न्स दिए। और ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर आप देखोगे ना तो उसमें भी पिछले एक साल में इस फंड की रैंकिंग 36 नंबर तक आ चुकी है। तो जब ये सब हो रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के ना दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है कि क्या हमें इस फंड में निवेशित रहना चाहिए या फिर एग्जिट ले लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको इसमें निवेशित रहना है या फिर एग्जिट ले लेनी है। मुझे आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको इस फंड में रहना है या फिर निकल जाना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। किसी भी म्यूचुअल फंड के एनालिसिस करने से पहले आपको उस फंड के ना फैक्ट शीट के बारे में जानना काफी जरूरी है। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है फैक्ट शीट? फैक्ट शीट में अपना फंड हाउस उस फंड के बारे में टोटल जानकारी देते हैं। यह फंड किस कैटेगरी में निवेश करने वाला है, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, हिस्टोरिकली इस फंड के रिटर्न्स कितने रहे हैं, एनालिटिकल रेशियोज उनकी वैल्यूज कितनी है, यह फंड कौन से मैनेजर मैनेज करने वाले हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उनकी किसमें एक्सपर्टीज है। इन सारी चीजों के बारे में ना फैक्ट शीट में फंड हाउस जनरली डेटा रिवील करते हैं। अगर आपको ये डेटा एक जगह पे मिल जाता है और अगर आप उसे एनालाइज करते हो तो आपको थोड़ा बहुत अंदेशा आना शुरू हो जाएगा कि क्या ये फंड आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है या फिर नहीं। तो आज भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के एनालिसिस के वक्त हम फैक्ट शीट में जो जो डेटा दिया है उसके बारे में जानने की जरूर कोशिश करेंगे। पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ये जो फंड हाउस है ना, ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ऑपरेट करता है। अब इस फंड हाउस के बारे में ना मुझे एक चीज काफी पसंद है कि ये जो फंड हाउस है ना ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। इन्होंने अपने अंडर सिर्फ और सिर्फ 4 ही स्कीम्स रखे हैं। पहली जो स्कीम है वो इनकी फ्लैगशिप स्कीम है जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप स्कीम। सेकेंड जो है वो है पराग पारिक टैक्स सेवर स्कीम। थर्ड जो है वो है पराग पारिक लिक्विड फंड स्कीम और फोर्थ जो है वो है पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम। अभी बाकी फंड हाउस के बारे में आप बात करोगे ना तो उनके फंड हाउस के अंदर काफी ज्यादा ढेर सारी स्कीम्स होती है। इक्विटी बेस्ड स्कीम्स 10-15 मिल जाएंगी, डेट बेस्ड आपको 10-15 मिल जाएंगी। तो आप खुद कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि आपको किस म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है। और मान लीजिए कि अगर किसी फंड हाउस के नीचे 20 स्कीम्स है तो उनके जो मैनेजर्स है उन्हें भी वो सारी स्कीम्स को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। लेकिन पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में ये चीज नहीं है। इन्होंने अपने फंड हाउस के नीचे सिर्फ 4 स्कीम्स रखी है। इसमें से जो 2 स्कीम्स है वो है इक्विटी बेस्ड स्कीम्स है और जो 2 स्कीम्स है बची हुई वो है डेट बेस्ड। इनकी जो फ्लैगशिप स्कीम है दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, ये 2 स्कीम्स है वो इक्विटी बेस्ड है और लिक्विड फंड और जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है ये डेट बेस्ड स्कीम्स है। चलिए हम बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अगर इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप देखें तो वो ये है कि ये जनरली इक्विटी और इक्विटी समान इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा कैपिटल ग्रोथ अचीव करने की चेष्टा करते हैं या फिर कोशिश करते हैं। और इनकी एक खासियत है कि इनका जो एक्सपोजर है ना वो फॉरेन इक्विटीज में भी है। अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो इन्होंने अपना जो पैसा है ना वो माइक्रोसॉफ्ट या फिर फेसबुक, अल्फाबेट इंक यानी गूगल, ऐसे बड़े बड़े टेक कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अगर असेट अंडर मैनेजमेंट की आप बात करो यानी टोटल ये फंड 28,000 करोड़ का जो वैल्यू है उसे हैंडल करता है। इसके बेंचमार्क की अगर आप बात करें तो ये निफ्टी 500 को बीट करने की कोशिश करता है। अब ये बेंचमार्क एग्जैक्टली होता क्या है? कोई भी फंड परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसे आपको एटलीस्ट कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई ये फंड किस कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं।
इसके लिए कोई तो बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। तो इस फंड ने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट किया है जो कि है निफ्टी 500 टोटल इंडेक्स रिटर्न्स। यानी निफ्टी 500 के जितने रिटर्न्स होंगे ना, उस रिटर्न्स को ये फंड जो है वो बीट करने की कोशिश करेगा। तो इसका बेंचमार्क हो गया निफ्टी 500। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इस फंड के जो मैनेजर्स है वो कौन है। सबसे पहले इस फंड के जो मैनेजर है वो है मिस्टर राजीव ठक्कर, जो कि फंड जब से शुरू हुआ है तब से ही इस फंड के साथ में है और वो इंडियन स्टॉक में एक्सपर्ट्स है। उसके बाद में है मिस्टर रौनक ओनकार, ये जो है डेडिकेटेडली फॉरेन जो पोर्टफोलियो है उसे मैनेज करते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और फेसबुक इन जैसे कंपनीज में इनकी ज्यादा एक्सपर्टीज है। तीसरे जो इनके फंड मैनेजर है वो मिस्टर राज मेहता और चौथे फंड मैनेजर है वो है तारा चंदानी, जो कि इक्विटी फंड मैनेजर है। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो दो फंड मैनेजर है मिस्टर राजीव ठक्कर और मिस्टर रौनक ओनकार, ये सिंस इंसेप्शन इस फंड हाउस से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन मैनेजर्स ने जो पास्ट में हमें रिटर्न्स दिया है वो भी फ्यूचर में दे सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड में पास्ट रिटर्न इज नॉट ए गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स, लेकिन अगर फंड हाउस के मैनेजर वही हैं तो हम एक अंदेशा लगा सकते हैं या फिर एक सोच सकते हैं कि जी हाँ, इन फंड मैनेजर्स ने प्रीवियसली भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सो दैट ये फ्यूचर में भी ये परफॉर्मेंस जरूर दे सकते हैं। अगर आप ये ग्राफ में देखोगे तो जो ब्लू लाइन है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स, जो ग्रीन लाइन है वो है उसके बेंचमार्क के रिटर्न्स, और जो चॉकलेटी लाइन जो है ब्राउन कलर की वो है फ्लेक्सी कैप फंड का जो एवरेज है उसका रिटर्न्स। अभी हम ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो 2014 में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को तो बीट किया है, लेकिन अपनी जो कैटेगरी है उसे वो बीट नहीं कर पाया। अगर हम बात करें 2015 की तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफी ज्यादा मार्जिन से बीट किया है। बात करें 2016 की, फिर से यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, लेकिन ये जो मार्जिन है ना काफी कम है। बात करें 2017 की तो यहाँ पे भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अंडर परफॉर्म ही करता हुआ दिखेगा, लेकिन वो जो मार्जिन है वो काफी कम है। फिर बात करें 2018 की तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को अच्छे मार्जिन से बीट जरूर किया है। बात करें 2019 की तो यहाँ पे भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड विनर ही है और उसके रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा मार्जिन से ऊपर है। 2020 में भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने काफी अच्छे मार्जिन से अपने पीयर्स को बीट किया है। 2021 में फिर से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अच्छा रिटर्न्स दिया है। और अगर बात करेंगे 2022 की, जिसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स काफी चिंतित है, टेंशन में है, वो है कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है वो अंडर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू बेंचमार्क और उसकी कैटेगरी एवरेज। अगर आप देखोगे तो इस फंड का पास्ट रिकॉर्ड आपको एक चीज काफी अच्छे से ध्यान में आएगी कि इस फंड ने जब जब अंडर परफॉर्म किया है तो वो मार्जिन जो है वो काफी कम है, और जब जब इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है तो वो काफी ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज। इस फंड के इसी क्वालिटी की वजह से अगर आप देखोगे तो दिसंबर से पहले 3 साल इस फंड ने तकरीबन 21% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं, जबकि इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 17 से 18% के ही रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और अगर दिसंबर से पहले 5 साल की अगर आप बात करें तो इस फंड ने 15% से भी ऊपर रिटर्न्स जनरेट किए हैं, जबकि इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 12% के ही रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो किसी भी फंड का 1 साल का रिटर्न्स देख के आपको टेंशन नहीं लेना है। और हिस्टोरिकली ये फंड दिखाता है कि इसने अंडर परफॉर्मेंस की है, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग कम बैक भी किया है। और अगर इसके फैक्ट शीट में आप देखोगे ना तो इस फंड हाउस ने क्लियरली मेंशन किया है कि दिस फंड इज सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर हु कैन इन्वेस्ट फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। यानी ऐसे निवेशक जो कि 5 साल और 5 साल से ज्यादा निवेश करने के मनस्थिति में है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, वही लोगों को ये जो स्कीम है वो सुटेबल है। तो आपने भी थोड़ा पेशेंस रखना है, संयम रखना है, ना कि हड़बड़ी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल लेना है। इस फंड की जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, वो काफी अच्छा है, उसकी बैलेंस शीट हेल्दी है, उस बिजनेस पे लोन कम है
और ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अभी लो वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो फंड मैनेजर है ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब तक उस बिजनेस की जो स्टॉक की वैल्यू है वो बढ़ नहीं जाती तब तक वो उसे बेचते नहीं है। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। एग्जांपल के तौर पे देखें तो आईटीसी 2018 में ऑल टाइम हाई पे था 334 या 340 के आसपास, लेकिन तब से लेके वो स्टॉक गिर गया और पिछले 2 से 2.5 साल तक इस स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए। काफी इन्वेस्टर्स बार बार बात करते थे कि आईटीसी कब रिटर्न्स देगा, कब रिटर्न्स देगा, लेकिन वही टाइम था इस स्टॉक में निवेश करने का। और अगर आप देखोगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जो मैनेजर है उन्होंने इस स्टॉक को 110, 120, 130 रुपए पे खरीदा, और उनका कन्विक्शन इतना अच्छा था इस स्टॉक में कि वो हर बार कहते थे कि ये आज नहीं तो कल जरूर रिटर्न देगा। और अगर आप देखोगे तो 2021 से आईटीसी ने क्या जबरदस्त रिटर्न दिए हैं स्टॉक मार्केट में, और यही एक रीजन था कि 2021 में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क, और जो अपना फ्लेक्सी कैप का टोटल एवरेज था उससे कई ज्यादा इन्होंने रिटर्न्स दिए। तो ये जो अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल है ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनके जो फंड मैनेजर है ना उन्होंने कई बार कहा है कि अगर हमें कोई अच्छा बिजनेस सस्ते में नहीं मिलेगा तो हम हमारी जो वैल्यू है ना उसको कैश में रखेंगे, लेकिन महंगे वैल्यूएशन में किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे इनकी ये जो बात है ना काफी ज्यादा पसंद आती है। इस फंड की एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि उन्होंने अपना खुद का 300 करोड़ का जो पैसा है, कॉर्पस है, उसे इस म्यूचुअल फंड में डाला है। मान लीजिए कि इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनके 300 करोड़ की वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज वो भी घट जाएगी। इसका मतलब यह है कि फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल पे इतना कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने अपना खुद का पैसा इस म्यूचुअल फंड में डाला है। इससे आपको एक अंदाजा आएगा कि इनके जो एथिक्स है, इनके जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, इनका जो स्टॉक मार्केट में कन्विक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि पिछले 1 साल में इस फंड ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया। इसका जो कुछ एलोकेशन है वो यूएस स्टॉक मार्केट में है और मेजॉरिटी टेक कंपनीज में है, लेकिन पिछले 1 साल में यूएस के टेक कंपनीज काफी ज्यादा गिर गए थे। 40-50% तक उन्होंने डाउनफॉल दिखाया अपने स्टॉक मार्केट में। इसके चलते इस फंड की भी वैल्यू गिर गई। अभी आप कहोगे कि अगर टेक कंपनीज की वैल्यू गिर गई तो उसे खरीद के ये एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। सेबी के एक गाइडलाइन के अनुसार स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर ये जो फंड है यूएस स्टॉक मार्केट या फिर इंडिया के बाहर किसी म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक है उसमें ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। तो इसके वजह से उन्हें ये टेक कंपनीज में एवरेजिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो फिर क्या आप ये कहोगे कि अगर सेबी ने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं उठाए तो इसके आगे ये फंड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका फॉरेन एक्सपोजर है उसमें ये एवरेजिंग नहीं कर पा रहे। तो इसके बारे में भी हम एक रीजन देखेंगे कि क्या अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं उठते हैं फिर भी ये परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं। मान लीजिए कि सेबी रेस्ट्रिक्शंस नहीं उठाती तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या ये फंड मैनेजर्स है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। इसे कंपेयर करने के लिए इसी फंड हाउस का दूसरा एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। इसके रिटर्न्स पे हम जरा नजर डालेंगे। पिछले 1 साल में अगर देखोगे तो टैक्स सेवर फंड ने 5.25% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि उसके बेंचमार्क ने 4.25% के दिए हैं। और पिछले 3 साल में देखोगे तो इस फंड ने 22% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जबकि इसका जो बेंचमार्क है उसने 17.5 के आसपास कुछ रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब क्या कि ये फंड जो है, इसमें जो फंड मैनेजर है वो उतने ही कैपेबल है अगर उन्हें अपना सारा कॉर्पस इंडियन स्टॉक मार्केट में डालने के लिए कहा जाए। इसका मतलब ये कि फ्यूचर में अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं उठती फिर भी ये लोग अपना जो फंड का रिटर्न्स है वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये अपने को डेटा बता रहा है। अभी फ्लेक्सी कैप फंड के एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। इनका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.76%, जो कि काफी कम है। अभी ये एक्सपेंस रेशो कम होने का रीजन क्या है, तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड को देखोगे तो इसका टर्नओवर रेशो जो है वो है सिर्फ 20%। अब ये टर्नओवर रेशो क्या होता है, मान लीजिए कि कोई म्यूचुअल फंड है वो बार बार स्टॉक्स खरीद रहा है या फिर बेच रहा है, तो वो बार बार अपना जो पोर्टफोलियो है उसे चर्न कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उनका जो टर्नओवर रेशो है ना वो बढ़ता जाएगा। लेकिन ये म्यूचुअल फंड एक कॉन्सेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है। जब
बिजनेस की वैल्यू कम है तब निवेश करेगा, और जब तक वो बढ़ नहीं जाती तब तक वो अपने पोर्टफोलियो से उस स्टॉक को निकालते नहीं है। इसलिए इनका जो खरीदना या फिर बेचने का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो काफी कम है। इसके चलते इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो सिर्फ 20% है। अगर इसी कैटेगरी के दूसरे फंड से अपन कंपेयर करें तो दूसरे फंड्स का जो टर्नओवर रेशियो है वो तकरीबन 70% से ऊपर है, और इसी के चलते इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो बाकी कैटेगरी से भी कम है। अब हम इस फंड के ना रेशियोज के बारे में बात करते हैं। इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 17.09। अगर इस पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो है 20.39। इसका मतलब क्या कि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है उतना ज्यादा आपका म्यूचुअल फंड है ना वो ज्यादा वोलाटाइल है, और उसके जो प्रेडिक्शन है फ्यूचर के वो मुश्किल हो जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम रहेगा उतना ज्यादा हम उस फंड के रिटर्न्स प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस निकष पे ये फंड आगे है अपने कैटेगरी एवरेज से। दूसरी बात करें बीटा। बीटा भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो अपना जो म्यूचुअल फंड है उसकी वोलाटिलिटी बताता है। जितना बीटा ज्यादा उतना आपका म्यूचुअल फंड ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो जितना बीटा कम रहेगा उतना निवेशक के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है। अभी फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो बीटा है वो है 0.65, जबकि उसकी कैटेगरी एवरेज है 0.88। यानी इस निकष पे भी ये फंड और अपने कैटेगरी फंड से आगे है। तीसरा जो है वो है शार्प रेशो। शार्पी रेशो यानी क्या, अगर आप कुछ रिस्क ले रहे हो तो उस रिस्क पे कितना ज्यादा रिटर्न्स कमाते हो। तो इसमें भी शार्प रेशो जितना ज्यादा रहेगा उतना उस म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशो है 0.82 और कैटेगरी एवरेज है 0.46। अगर दो अलग अलग म्यूचुअल फंड सेम रिस्क ले रहे हैं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 0.82 का रिटर्न उस पर जनरेट कर रहा है, लेकिन उसकी कैटेगरी एवरेज है वो सिर्फ 0.46 ही जनरेट कर पा रही है। यानी इस पैरामीटर पे भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आगे है और फंडों से। अभी बात करेंगे अल्फा की। अल्फा यानी क्या, अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड जनरेट कर पाता है, और इसका जो अल्फा है ना वो माइंड बॉगलिंग है। इसका अल्फा है 7.04 और कैटेगरी एवरेज देखोगे तो वो है 0.11। मान लीजिए कि निफ्टी 500 ने 10% के रिटर्न्स दिए और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी 10% के रिटर्न दिए, तो उसका अल्फा हो गया 1, यानी वो अपने बेंचमार्क के इतने ही रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन हमेशा ये फंड बेंचमार्क से 7% के ज्यादा रिटर्न्स देता है और उसकी कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.11 ही ज्यादा रिटर्न्स देती है। तो इससे भी पता चलता है कि ये फंड रिटर्न्स के मामले में काफी बेहतर है अपने कैटेगरी से। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैंने इसका एनालिसिस काफी डीप में किया है और आप लोग भी काफी सेटिस्फाइड होंगे इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, सो दैट उन्हें भी पता चले कि कोई म्यूचुअल फंड को अगर एनालिसिस करना है तो कौन से बेसिस पे करना चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।